टाटा स्टील्स, टाटा मोटर्स, टाटा होटल्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी। नाम लेते जाओ लेकिन टाटा की कंपनियां खत्म नहीं होती। टाटा केमिकल्स, टाइटन, एयर इंडिया, वोल्टास, क्रोमा, बिग बास्केट, टाटा स्टारबक्स, टाटा इंश्योरेंस, टाटा इन्वेस्टमेंट। 100 से ज्यादा देशों में ऑपरेशंस, सैकड़ों कंपनियों के अंदर कंपनियां, लेकिन एक चीज कॉमन, टाटा। आखिर क्या है टाटा ग्रुप? टाटा ग्रुप इतना बड़ा कैसे बना? क्या है टाटा ग्रुप की हिस्ट्री? आखिर कैसे अफीम का व्यापार करने वाला एक परिवार बना देश का सबसे ट्रस्टफुल बिजनेस ग्रुप? जानेंगे आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं श्याम मीरा सिंह। 8वीं शताब्दी तक अरब देशों में इस्लाम का उदय हो चुका था। फारस, जिसे अब ईरान कहा जाता है, वहां भी इस्लामी आर्मी की विजय हो चुकी थी। इस कारण अब पुराने धर्मों जैसे ज़ोरोस्ट्रिज्म की अब ईरान में कोई जगह नहीं रह गई। इसलिए धार्मिक उत्पीड़न के कारण पारसी धर्म के लोग ईरान से भागकर इंडिया आ जाते हैं। ईरान से आने के बाद शुरुआती पारसी लोग भारत के गुजरात राज्य में बसते हैं। इन्हीं पारसी परिवारों में से एक परिवार आज पिछली एक शताब्दी से भारत के बिजनेस पर राज कर रहा है। ये कहानी है टाटा परिवार की। टाटा परिवार से जुड़े पारसी लोग गुजरात के नवसारी में आकर बसते हैं और पुरोहित का काम करने लगते हैं। अगली 25 पीढ़ियों तक ये लोग पुरोहित का काम करते हैं, लेकिन इनमें से एक नुसरवानजी टाटा ने पुरोहिताई का काम छोड़कर बिजनेस करने का निर्णय लिया और अपने बेटे जमशेदजी टाटा को अच्छी अंग्रेजी की पढ़ाई दिलाई। नुसरवानजी टाटा ने अपने साले दादा भाई टाटा के साथ मिलकर हांगकांग में बिजनेस शुरू किया। इस पार्टनरशिप को टाटा एंड कंपनी कहा जाने लगा। दादा भाई टाटा अफीम के कारोबारी थे। उनके देहांत के बाद उनके बेटे रतनजी दादा भाई टाटा यानी आरडी टाटा भी अफीम का कारोबार करने लगते हैं। अफीम का कारोबार उस वक्त ब्रिटिश लोगों का सबसे अधिक मुनाफा देने वाला कारोबार था। दरअसल ब्रिटिशर्स चाय का व्यापार करते थे और चाय का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर चीन था। इसलिए चीन से चाय खरीदने के लिए ब्रिटिशर्स को करोड़ों पाउंड खर्च करने पड़ते थे। चाय की डिमांड भी बहुत अधिक थी और मुनाफा भी बहुत अधिक था, लेकिन एक दिक्कत थी, ब्रिटिशर्स के पास उतना सोना या चांदी नहीं था कि वो चाय खरीदने के लिए इसे चीन को दे पाएं। इसलिए ब्रिटिशर्स ने ऐसी चीज को ढूंढना शुरू कर दिया जिसकी चीन को जरूरत हो और जिसके बदले में उन्हें चाय मिल सके, और आखिर में अफीम पर बात बन जाती है। अब अंग्रेजों ने चीन को चाय के बदले में अफीम देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चीन की जनता को अफीम की लत लगने लगती है। चीन के राजा ने अफीम को बैन कर दिया, लेकिन इसके बाद भी ब्रिटिश कारोबारी अवैध तरीके से अफीम को चीन में स्मगल करने लगते हैं। अफीम को लेकर चीन और ब्रिटिश के बीच लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। अंततः ब्रिटिश लोगों ने चीन को हराकर जबरदस्ती चीन से यह अधिकार ले लिया कि वो चीन में कुछ भी बेच सकते हैं। इस तरह चीन में हांगकांग के रास्ते से अफीम जाने लगती है। वहीं टाटाज अफीम का बिजनेस ओपियम वॉर्स के बीच में भी करते रहे और उसके बाद भी करते रहे। उन दिनों हांगकांग एक ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करती थी, लेकिन हांगकांग के शासक ने अफीम के कारोबार को बंद करने की कोशिश की। इस पर आरडी टाटा ने बाकी लोगों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार से इस मामले में दखल देने के लिए अपील की। इस तरह हांगकांग से अफीम का बिजनेस चलता रहा। इस बीच टाटाज बाकी बिजनेस में भी हाथ आजमाने की कोशिश करते हैं। वो यूरोप में कॉटन, चीन में अफीम और इंडिया में इलायची, चाय, सोना और कपड़े इंपोर्ट करने लगे। इस बीच साल 1861 में अमेरिका में 4 साल लंबा सिविल वॉर शुरू हो जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने स्लेवरी यानी दास प्रथा को बंद कर दिया। अब अमेरिका में अफ्रीका से खरीदकर लाए लोगों से गुलामी की तरह काम नहीं करवाया जा सकता था। इसकी वजह से अमेरिका के कई राज्यों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अमेरिका के ये राज्य दास प्रथा को जारी रखना चाहते थे। इन राज्यों में गुलामों से ही दिन रात काम करवाकर कॉटन प्रोड्यूस करवाया जाता था। फिर ये कॉटन इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में आता था। यहाँ से रेडीमेड कपड़े के रूप में पूरी दुनिया में जाता था। इससे अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही देशों के व्यापारी लाभ उठाते थे। लेकिन अब्राहम लिंकन अमेरिका में गुलामी पर रोक लगा देते हैं, गुलामों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा देते हैं। अमेरिका में हुए इस गृह युद्ध की वजह से पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिसरप्शन आ जाता है। इसी अपॉर्चुनिटी का टाटाज ने फायदा उठाया। टाटाज ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए करंट रेट से डबल चार्ज लेना शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों टाटाज ने एशिया से बाहर एक्सपेंड करने के बारे में सोचा और लंदन में पहली ब्रांच खोलने के लिए जमशेदजी टाटा को भेजा गया। लेकिन अमेरिका के सिविल वॉर के खत्म होते ही अमेरिका फिर से इंग्लैंड को कॉटन सप्लाई करने लगता है। टाटाज की कंपनी लॉस में जाने लगती है।
उनके इन्वेस्टर्स उनसे पैसा वापस मांगने लगते हैं। इन्वेस्टर्स से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्हें पैसा चुकाने के लिए कुछ वक्त दिया गया। नुसरवानजी टाटा को अपना बंबई का मकान भी बेचना पड़ा और जैसे तैसे इन्वेस्टर्स के पैसे चुकाए। इस इंसिडेंट के बाद जमशेदजी टाटा ने इंग्लैंड में ही रुककर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सीखा। उन्हें रियलाइज हुआ कि वो अब तक सिर्फ कॉटन का ट्रेड कर रहे थे, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग पर भी ध्यान दें तो अपनी कंपनी को भी बड़ा बना सकते हैं। इधर साल 1868 में पूर्वी अफ्रीका के देश अबिसिनिया के राजा ने ब्रिटिश एम्बेसडर और उनके स्टाफ को गिरफ्तार कर लिया। जब कुछ ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इस मामले को सुलझाने के लिए भेजा गया तो उन्हें भी जेल में डाल दिया। ब्रिटिशर्स इस बात से नाराज हो जाते हैं कि एक छोटे से देश का राजा हमको आंख दिखा रहा है। ब्रिटिशर्स ने अबिसिनिया के राजा को सबक सिखाने के लिए 16,000 लोगों की एक फोर्स अबिसिनिया में भेज दी, लेकिन इतनी बड़ी आर्मी को खाना, ब्लैंकेट्स और बाकी चीजों की भी जरूरत थी। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने नुसरवानजी टाटा से कांटेक्ट किया। इतनी बड़ी ब्रिटिश फोर्स को अपनी तरफ आते देख वहां के राजा ने आत्महत्या कर ली, लेकिन इस पूरे ऑपरेशन से नुसरवानजी टाटा ने 40 लाख रुपए कमाए। जमशेदजी के पास अफीम और युद्ध के समय मुनाफाखोरी करने से इतने पैसे तो आ गए थे कि वो अब केवल सामान बेचने पर ही नहीं बल्कि बनाने पर भी ध्यान दे सकते हैं। लंदन में कपड़े का कारोबार समझ लेने के बाद साल 1869 में जमशेदजी टाटा ने साउथ बॉम्बे के चिंचपोकली में बंद पड़ी एक तेल की मिल खरीद ली और इसे कॉटन मिल में बदल दिया। इस मिल का नाम रखा गया अलेक्जेंडर मिल। यह मिल लगभग 2 साल बड़े अच्छे से चलती है। 2 साल बाद जमशेदजी ने एक लोकल कॉटन व्यापारी को इसे मुनाफे में बेच दिया। इतिहास के दौरान टाटाज को हमेशा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए जाना गया। आप भी आज के फास्ट इवॉल्विंग मार्केट्स में इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स ने ऑलरेडी कॉइन स्विच पर भरोसा करके क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है और अपनी वेल्थ बढ़ाई है। कॉइन स्विच इंडिया की बिगेस्ट क्रिप्टो कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ रजिस्टर्ड एक्सचेंज है। कॉइन स्विच ऐप पर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट नाम का एक फीचर है जो आपको अस्योर्ड प्रॉफिट्स कमाने में मदद करता है। यहां आपको बस अपना पैसा इन्वेस्ट करना है और बाकी काम एक्सपर्ट ट्रेडर्स आपके लिए करेंगे जो आपके बिहाफ पर ये ट्रेड करते हैं। 31 मार्च 2024 तक के डाटा के मुताबिक कॉइन स्विच के टोटल कस्टमर्स होल्डिंग्स 2,774 करोड़ रुपए रही, जबकि टोटल कॉइन स्विच होल्डिंग्स 3,497 करोड़ रही। ये आंकड़े कॉइन स्विच की फाइनेंशियल हेल्थ को दिखाते हैं। कॉइन स्विच पर ऑफर के तहत नेक्स्ट 30 डेज के लिए ट्रेडिंग फीस 0 है। साथ ही आपको हर परचेज पर 1% कैशबैक मिलेगा। अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं और कॉइन स्विच ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। अलेक्जेंड्रा मिल को बेचने के बाद साल 1873 में जमशेदजी फिर से ब्रिटेन के लंकाशायर शहर गए ताकि कॉटन इंडस्ट्री के बारे में और अधिक जान सके। जमशेद टाटा ने सोचा जिस तरह की लेबर कल्चर और बाकी चीजें ब्रिटेन में हैं और वे इससे धंधा निकाल रहे हैं, सेम चीज वे भी भारत में कर सकते हैं। उन दिनों कॉटन इंडस्ट्री के लिए बॉम्बे शहर को ही सही माना जाता था, लेकिन जमशेदजी टाटा ने ऐसे शहर की तलाश की जहां कॉटन उगता हो और पानी की कमी ना हो और जहां कोयला जैसा ईंधन आसानी से उपलब्ध हो और रेलवे का नेटवर्क भी जहां पर अच्छा हो। इस तरह जमशेदजी टाटा ने महाराष्ट्र के नागपुर में 1.5 लाख रुपए लगाकर अपनी खुद की कताई बुनाई की मिल खोल ली और इस मिल का नाम रखा एम्प्रेस मिल। इस तरह 1 जनवरी 1877 के दिन जमशेदजी टाटा ने अपना पहला बड़ा वेंचर खोल लिया। इस वक्त जमशेदजी की उम्र करीब 37 साल थी। जमशेदजी ने एम्प्रेस मिल के लिए इंग्लैंड में मौजूद मैनचेस्टर शहर से मशीनरी मंगवाई, लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि नागपुर का वर्क कल्चर बॉम्बे से बहुत अलग था। नागपुर के कर्मचारी काफी ढीले थे और छोटी मोटी बातों के लिए छुट्टी ले लिया करते थे। इसके समाधान के लिए टाटाज ने एक प्रोविडेंट फंड स्कीम शुरू की, जिससे टाटाज के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी आराम से बिता सकते थे। इसके साथ ही टाटाज ने काम के दौरान हुए एक्सीडेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस देना भी शुरू कर दिया। फैमिली डेज और स्पोर्ट्स डेज आदि भी मनाई जाने लगे, जिन पर 1000 कर्मचारियों को सोने की चेन, घड़ियां और कैश प्राइज दिए जाते थे। टाटाज की ये टेक्निक खूब काम आती है।
नागपुर के टाटाज के कर्मचारी अपने काम को गंभीरता से लेने लगे। इसके बाद टाटाज ने 12.5 लाख रुपए में मुंबई के पास मौजूद कुर्ला की धर्मसी मिल्स को भी खरीद लिया, जिसे उसका मालिक अपना 55 लाख रुपए का कर्ज उतारने के लिए बेच रहा था। जमशेदजी ने इस पूरी मिल की मरम्मत करवाई और इस मिल को नाम दिया स्वदेशी मिल। इस दौरान जमशेदजी फ्रांस गए, जहां उन्हें लगा कि यहां का मौसम बेंगलोर और मैसूर जैसा है। वे फ्रांस से रेशम के कुछ कीड़े लेकर आए और इसके बाद उन्होंने बेंगलोर और मैसूर में जमीनें खरीदी और वहां टाटा सिल्क फार्म ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रेशम का व्यापार शुरू कर दिया। 1880 के दशक से ही जमशेदजी आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर फोकस करने लगते हैं। इसके लिए टाटाज ने भारत में कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज के सर्वे करना शुरू कर दिया। इस इंडस्ट्री के लिए 3 चीजों की जरूरत थी: कोयला, एक लोहे का अयस्क यानी मोटे शब्दों में कहूं तो लोहे का कच्चा माल जो खदानों में मिलता है, और तीसरी चीज जरूरत थी पानी की। स्टील इंडस्ट्री में हाथ आजमाने के लिए जमशेदजी विश्व प्रसिद्ध मेट्रोलॉजिकल एडवाइजर यानी धातु कर्म सलाहकार जूलियन कैनेडी से मिलने के लिए अमेरिका जाते हैं। इसके साथ ही अमेरिका के बर्मिंघम शहर में जाकर स्टील इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। जमशेदजी टाटा ने भारत की कई जगहों के माइनिंग सैंपल्स जर्मनी भेजे ताकि यह पता चल सके कि उनमें कितना लोहा है और किस क्वालिटी का लोहा है, लेकिन इन सैंपल्स में काफी खराब क्वालिटी का लोहा मिलता है। अगले 17 साल जमशेदजी पूरे इंडिया में घूमे और जगह जगह से माइनिंग सैंपल्स इकट्ठे किए। जमशेदजी टाटा के साथ इस प्रोजेक्ट में उनके बेटे दोराबजी भी साथ थे। इस बीच जमशेदजी को बंगाल में रह रहे जियोलॉजिस्ट यानी भूविज्ञानी पीएन बोस से पता चलता है कि उड़ीसा के मयूरभंज जिले में लोहे का भंडार है। जमशेदजी को पता चला कि यहाँ की जमीन में 60% आयरन ओर है, लेकिन स्टील प्लांट बनाने के लिए और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने से पहले ही साल 1904 में ही जमशेदजी की बीमारी से मौत हो जाती है। जमशेदजी के देहांत के बाद से टाटा ग्रुप का जिम्मा उनके बेटे दोराबजी के कंधों पर आता है। दोराबजी ने ही अपने पिता जमशेदजी के अधूरे स्टील और बिजली के प्रोजेक्ट्स को पूरा किया। मयूरभंज में लोहे के भंडारों की जानकारी मिलने के बाद दोराबजी टाटा और सापुरजी सकलातवाला कुछ सर्वेयर्स के साथ अपना स्टील प्लांट बनाने के लिए एक सूटेबल जगह खोजने के लिए निकल जाते हैं। दोनों उड़ीसा, बिहार, झारखंड के आसपास के क्षेत्र में दूर दराज इलाकों में घूमते हैं और टेंटों में रहते हैं। इस तरह दिसंबर 1907 में मयूरभंज जिले में मौजूद साकची नाम की जगह पर तय हुआ कि यहां टाटा स्टील का प्लांट खोला जा सकता है। इसका कारण यह था कि एक तो साकची मयूरभंज जिले के पास था, दूसरा यहां पास में ही 2 नदियां स्वर्णरेखा नदी और खड़कई नदी भी बहती थी, तीसरा साकची के आसपास कोयले के भी भंडार थे। एक तरह से साकची में स्टील प्लांट बनाने के लिए जरूरी तीनों चीजें थी, यानी कोयला, लोहा और पानी। लेकिन एक स्टील प्लांट बनाने के लिए पैसे कहां से आए? इंडिया में अभी तक इतने बड़े स्तर के प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं हुआ था, तो कोई भी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था। अंत में टाटाज ने जनता से पैसे लेने का प्लान बनाया। इस तरह 26 अगस्त 1907 के दिन टाटाज ने अपनी कंपनी का 23 करोड़ रुपए का पब्लिक इश्यू जारी किया। इसमें 25 लाख रुपए खुद उनकी टाटा की इन्वेस्टमेंट थी। टाटाज का ये पब्लिक इश्यू हिट रहता है। 3 हफ्ते के अंदर लगभग 8000 लोगों ने टाटाज के लिए इन्वेस्ट किया और पूरे पैसे इकट्ठे हो गए। इस तरह साल 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को का जन्म होता है। इसके बाद से टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों के नाम के आगे टाटा नाम का इस्तेमाल किया जाने लगता है। जल्द ही मयूरभंज का माइनिंग प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाता है। जिस जंगल में बाघ घूमा करते थे, वहां अब ट्रक घूमने लगे। इस दौरान एक बाघ ने काम के दौरान कर्मचारियों पर हमला भी किया, जिसकी वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई। कभी कभी तो मशीन की आवाजों से परेशान होकर गुस्साए हाथी भी प्रोजेक्ट्स की साइट्स पर आ जाते थे। इस तरह साल 1912 में पहली बार इस टिस्को प्लांट से स्टील बनकर निकलती है। दोराबजी टाटा के पिता जमशेदजी ने सिर्फ स्टील का प्रोजेक्ट ही शुरू नहीं किया था, बल्कि उनका सपना बिजली बनाकर बेचने का भी था। शुरुआत में जमशेदजी बिजली बनाकर पूरे बॉम्बे को बेचना चाहते थे। जमशेदजी को लगा कि कताई बुनाई मिल्स जो कोयले से चलती हैं, वो उनकी सबसे बड़ी ग्राहक बन सकती हैं। जमशेदजी ने इसके लिए एक कंपनी बनाने की योजना बनाई। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ कंपनियों को हिस्सेदार बनाया गया और 2 अलग अलग प्रस्ताव बनाए गए, एक ब्रिटिश सरकार के लिए और एक पुर्तगाली सरकार के लिए। ये प्रोजेक्ट्स एक ऐसी नदी से जुड़ा हुआ था जो गोवा के पास से शुरू होती थी।
इस तरह पुर्तगाली क्षेत्र से बनाई गई बिजली ब्रिटिश शासित बॉम्बे को सप्लाई की जानी थी। हालांकि ब्रिटिश सरकार इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। इस रुकावट के बीच जमशेदजी ब्रिटिश राजनेता और उद्योगपति लॉर्ड हैमिल्टन से मिलते हैं और उन्हें डिटेल्ड प्रपोजल बनाकर देते हैं। हैमिल्टन इस प्रपोजल से काफी प्रभावित हुए। इस बीच जमशेदजी जर्मनी यात्रा पर निकलते हैं, लेकिन इसी दौरान वे बीमार पड़ते हैं और 65 की उम्र में 19 मई 1904 के दिन ही उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन जमशेदजी इलेक्ट्रिसिटी बनाने का जो आइडियाज टाटाज के लिए छोड़कर गए थे, वो आइडिया अब जल्द ही पूरा होने वाला था। इसके पीछे का कारण थे बॉम्बे के नए गवर्नर बने लॉर्ड सिडेनहैम। लॉर्ड सिडेनहैम को टाटाज का ये प्रोजेक्ट पसंद आता है। लॉर्ड सिडेनहैम ने बम्बई के बाकी मिल मालिकों को भी इसमें योगदान देने के लिए कहा। शुरुआत में सिर्फ 2 क्लाइंट्स टाटा से बिजली खरीदने के लिए राजी हुए, लेकिन सिडेनहैम के लगातार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने का लाभ टाटाज को मिलता है। इसे टाटाज 2 करोड़ रुपए की पूंजी इकट्ठा करने में सफल होते हैं। इस तरह साल 1911 में वलवन डैम प्रोजेक्ट पूरा होता है। वहीं साल 1912 में टिस्को के स्टील प्लांट से भी स्टील बनना शुरू हो चुकी थी, लेकिन टाटाज को भी नहीं पता था कि अगले ही 3 साल में उनके बिजनेस को एक बड़ा उछाल मिलने वाला है। दरअसल साल 1914 में दुनिया प्रथम विश्व युद्ध में उलझ जाती है। युद्ध के दौरान ब्रिटेन को कार और ट्रक्स की जरूरत पड़ती है, साथ ही ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे ट्रैक्स की भी जरूरत पड़ गई। खासकर मेसोपोटामिया रीजन में इसकी ज्यादा जरूरत थी। ये सभी चीजें स्टील से बनती थी। इस तरह टाटाज की टिस्को कंपनी की लॉटरी लग जाती है। एक तरीके से पहला विश्व युद्ध टिस्को का पहला बड़ा ग्राहक बना। युद्ध के दौरान कंपनी के सारे कर्मचारियों ने कई सालों तक दिन रात मेहनत की और टिस्को कंपनी को बड़ी तरक्की हासिल हुई। यही कारण है कि साल 1919 में ही भारत के वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने साकची का नाम बदलकर जमशेदपुर कर दिया, यानी टाटा स्टील के संस्थापक जमशेद जी के नाम पर कर दिया। लेकिन जल्द ही टाटाज के बुरे दिन भी आने वाले थे। साल 1919 में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद मार्केट की हालत खराब हो गई। वर्कफोर्स एकदम से बहुत बढ़ चुकी थी। टाटा स्टील का सबसे बड़ा ग्राहक जापान भी उन दिनों भूकंप से जूझ रहा था। इन कारणों से स्टील का प्रोडक्शन इतना कम हो जाता है कि टाटाज के कर्मचारियों को सैलरी भी नहीं मिल पा रही थी। इस बीच बैंक ने भी टाटा स्टील का लोन बढ़ाने से मना कर दिया और कंपनी को बंद करने तक की नौबत आ जाती है। इस मुसीबत से निकलने के लिए दोराबजी को न सिर्फ अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी, बल्कि अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़ते हैं। किसी तरह दोराबजी टाटा ने 1 करोड़ रुपए खुद से इकट्ठा किए और 1 करोड़ रुपए ग्वालियर के महाराज से लोन लिए, यानी कर्ज लिया। दोराबजी टाटा इस मुसीबत से लड़ ही रहे थे कि टाटा ग्रुप पर एक और मुसीबत आ जाती है। ब्रिटिश सरकार ने अपनी खुद की कंपनीज को बचाने के लिए इंडियन मार्केट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार इंडियन कंपनीज की जगह ब्रिटिश कंपनीज से स्टील खरीदने लगी। यहां पर जिन्ना और नेहरू ने टाटाज की मदद की और ब्रिटिश सरकार से ब्रिटेन से इंडिया आने वाली स्टील पर ड्यूटीज लगाने का अनुरोध किया। पहले तो ब्रिटिश सरकार इसके खिलाफ थी, लेकिन अंत में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू और जिन्ना की बात मान ली। ये शायद इकलौता केस था जिसमें अंग्रेजी सरकार ने किसी ब्रिटिश कंपनी के ऊपर इंडियन कंपनी को तरजीह दी। इस तरह जैसे तैसे टाटा स्टील अपने ट्रैक पर वापस आती है। 1920 के दशक में टाटा स्टील की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी दोराबजी बिजनेस को आगे बढ़ाते रहे। साल 1931 में दोराबजी की पत्नी का निमोनिया की वजह से देहांत हो जाता है। अपनी पत्नी की याद में दोराबजी ने कैंसर रिसर्च के लिए लेडी टाटा मेमोरियल ट्रस्ट बनाया। साल 1932 में दोराबजी एक यात्रा के लिए लंदन जा रहे थे, तभी हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो जाती है। दोराबजी के बाद टाटा ग्रुप को जमशेद जी के भतीजे नौरोजी सकलातवाला ने संभाला। नौरोजी सकलातवाला जमशेद जी की बहन वीरबाई जी टाटा के बेटे थे, यानी दोराबजी की बुआ के बेटे थे। जिस बुआ की शादी बापूजी सकलातवाला से हुई थी, इसलिए नौरोजी का सरनेम टाटा ना होकर सकलातवाला था। लेकिन नौरोजी सकलातवाला की भी साल 1938 में मौत हो जाती है। नौरोजी सकलातवाला की मौत के बाद टाटा ग्रुप की सारी जिम्मेदारी आती है जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यानी JRD टाटा के पास। JRD टाटा जमशेद जी के ननिहाल पक्ष से थे। आप कंफ्यूजन में ना आए, इसलिए टाटा ग्रुप की आगे की लेगेसी को समझने के लिए थोड़ा सा टाटा ग्रुप के फैमिली ट्री को समझना जरूरी है।
पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे इस बिजनेस फैमिली के सभी लोगों का नाम जानना जरूरी नहीं है, लेकिन जो की पर्सन थे उन्हें शॉर्ट में समझ लेते हैं, क्योंकि आगे आपकी उत्सुकता रतन टाटा में जरूर रहेगी कि रतन टाटा टाटा फैमिली से ही थे या कहीं बाहर से आए थे। टाटा ग्रुप के फैमिली ट्री को दो बड़ी डालों में बांट लेते हैं। एक डाली नुसरवानजी टाटा की फैमिली की और दूसरी डाली उनके ससुराल पक्ष यानी उनके साले दादा भाई टाटा की है। दादा भाई एडॉप्टेड चाइल्ड थे, यानी दादा भाई टाटा नुसरवानजी की पत्नी जीवन बाई टाटा के सौतेले भाई थे। इधर नुसरवानजी टाटा के बेटे हुए जमशेदजी टाटा, वहीं दादा भाई टाटा के बेटे हुए यानी रतनजी दादा भाई टाटा। इधर जमशेदजी के बेटे हुए दोराबजी टाटा और इधर आरडी टाटा के बेटे हुए जेआरडी टाटा, यानी जेआरडी टाटा टाटा फैमिली के ननिहाल पक्ष से थे। जिस समय जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप को संभाला उस वक्त टाटा की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी, इसलिए उन्होंने इस गहरे गड्ढे से निकलने के लिए सबसे पहले उन बिजनेस को बंद करना शुरू कर दिया जो घाटे में थे। जेआरडी टाटा ने अपने पिता आरडी टाटा के कई घरों को भी बेच दिया। इसके साथ ही इस पूरे वक्त वो टाटा स्टील के एमडी जॉन पीटरसन से भी काम को समझते रहे। इस तरह पीटरसन जेआरडी टाटा के मेंटर बन जाते हैं। जेआरडी टाटा ने साल 1925 में ही टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया था। एक बार हवाई सफर को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश पायलट नेविल विंसेंट इंडिया आए हुए थे, तो उन्होंने जेआरडी टाटा को सुझाव दिया कि वो अपनी एयरलाइंस शुरू करें। जेआरडी ने नेविल विंसेंट के इस सुझाव पर अमल करना शुरू कर दिया और विंसेंट के साथ ही पार्टनरशिप करके एक एविएशन कंपनी की शुरुआत कर दी। इस तरह साल 1932 में टाटा एविएशन सर्विसेज शुरू हो जाती है। पहली फ्लाइट कराची, बॉम्बे और मद्रास के बीच शुरू हुई। 3 साल तक ये फ्लाइट बहुत अच्छे से चली और जब इस सर्विस से मुनाफा होने लगा तब एक बड़ा प्लेन लेकर दिल्ली टू बॉम्बे फ्लाइट शुरू की गई। साल 1938 में नौरोजी सकलातवाला की भी मौत के बाद जेआरडी को टाटा सन्स का चेयरमैन बना दिया जाता है और नेवल टाटा कंपनी के डायरेक्टर बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नवल टाटा कहां से आ गए। दरअसल जमशेदजी टाटा के 2 बेटे थे, दोराबजी टाटा और दूसरे थे सर रतन टाटा। सर रतन टाटा के कोई संतान नहीं थी। साल 1918 में मात्र 47 की ही उम्र में ही सर रतन टाटा की मौत हो जाती है। पारसी धर्म के अनुसार उठमना सेरेमनी के लिए एक पुत्र की जरूरत थी, इसलिए रतन टाटा की पत्नी लेडी नवजबाई ने अपने रिश्तेदारों में से ही 13 साल के नवल को पुत्र के रूप में अडॉप्ट कर लिया। इस तरह नवल टाटा मूलतः टाटा परिवार से नहीं थे, बल्कि जमशेदजी के बेटे रतन टाटा के एडॉप्टेड बेटे थे। रतन टाटा ये वाले नहीं, बल्कि सर रतन टाटा। बहरहाल साल 1938 में नौरोजी सकलातवाला की मौत के बाद टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी जेआरडी टाटा और नवल टाटा के जिम्मे आ जाती है। इसी बीच साल 1939 में ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में फिर से स्टील की डिमांड बढ़ती है और टाटा फैक्ट्रीज के टैंक्स काफी लोकप्रिय होते हैं। साल 1939 में टाटा का एयरलाइन बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार ने सारे विमानों को जब्त कर लिया। ऐसा होने पर नेविल विंसेंट की सलाह पर टाटा ग्रुप ने जहाज उड़ाने के बजाय जहाजों का निर्माण की योजना बना डाली। इसके लिए पूना में टाटा एयरक्राफ्ट लिमिटेड कंपनी बनाई गई, लेकिन अचानक से सरकार ने प्लेन बनाने की अनुमति को ही खारिज कर दिया। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टाटा का जहाज बनाने का प्लान पूरा नहीं हो सका। लेकिन साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद दोबारा कमर्शियल एयरलाइंस शुरू हो जाती हैं। इस तरह साल 1946 में टाटा एयरलाइंस एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन जाती है और इसका नाम टाटा एयरलाइंस से बदलकर एयर इंडिया रख दिया जाता है। आगे साल 1948 में यानी भारत की आज़ादी के बाद भारत सरकार एयर इंडिया को एक्वायर कर लेती है। इन दिनों आज़ादी के समय इंडिया में कॉस्मेटिक्स सिर्फ इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन डॉलर की बढ़ती कीमत की वजह से सरकार इनका इंपोर्ट्स कम कर रही थी। बहुत सी महिला समूह इससे काफ़ी नाराज होते हैं और नेहरू से इस मामले का समाधान निकालने की मांग करने लगते हैं। इसके बाद सरकार ने टाटा ग्रुप को कॉस्मेटिक बिजनेस शुरू करने के लिए कहा। एक तरफ सरकार एयर इंडिया को नेशनलाइज करके उसे अपने कब्जे में लेना चाहती थी और यह टाटा और सरकार के बीच टकराव पैदा कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सरकार एक कॉस्मेटिक फैक्ट्री शुरू करने के लिए टाटा ग्रुप को ही पूरा समर्थन देने के लिए तैयार थी। सरकार के समर्थन से टाटा ने लैक्मे शुरू कर दिया, जो बहुत जल्द ही घर घर में पहचाना जाने लगा। लैक्मे की जिम्मेदारी नेवल टाटा की बीवी सिमोन डुनोयर को दी गई। आज़ादी के बाद टाटाज ने और भी फील्ड्स में हाथ आजमाया। उन दिनों जमशेदपुर में रेलवे की एक छोटी सी फैक्ट्री थी। जेआरडी टाटा ने इसे खरीदकर
टाटा लोकोमोटिव्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में तब्दील कर दिया। साल 1949 में सुमंत मूलगांवकर को जमशेदपुर भेजा गया, जिन्होंने इस नई कंपनी का जिम्मा संभाला। एक साल बाद यानी 1950 में मर्सिडीज बेंज कंपनी टाटा के पास पार्टनरशिप का ऑफर लेकर आई। बहुत विचार विमर्श के बाद ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया गया जिस पर दोनों पक्ष सहमत थे, लेकिन टाटा को आशंका थी कि शायद इसके लिए सरकार अनुमति नहीं देगी। उस समय सरकार का मानना था कि जितने भी भारी उद्योग और बुनियादी वस्तुएं बनाने वाले उद्योग हैं उन्हें सरकार के कंट्रोल में होना चाहिए, न कि प्राइवेट हाथों में। हालांकि अंत में ऐसा नहीं हुआ और टाटा को आराम से सभी तरह की जरूरी मंजूरी मिल जाती है। इस तरह इंडिया की पहली इंजीनियरिंग कंपनी टेल्को बनती है, TELCO, जिसका पूरा जिम्मा मूलगांवकर को दिया गया। अब टाटा ने गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स यानी कलपुर्जों से लेकर इंजन तक सब बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मूलगांवकर का मानना था कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए टेल्को का टाटा की टिस्को कंपनी से अलग होना बहुत जरूरी है। इसलिए महाराष्ट्र के पुणे शहर में मौजूद आकुर्डी में टेल्को का अलग प्लांट लगाया गया। टाटा के ट्रक इंजन इतने हिट साबित होते हैं कि थोड़े ही वक्त में कंपनी ने अलग 70% मार्केट पर कब्जा कर लिया। 1960 के दशक में JRD टाटा और उनके सहयोगी मूलगांवकर ने पैसेंजर कार बनाने की सोची। इसके लिए सरकार को राजी करने के लिए टाटाज ने बेंज से कुछ कारें मंगवाई और इन्हें एक साल इस्तेमाल के लिए कुछ बड़े लोगों को दे दिया। इन लोगों ने अपने फीडबैक में इन कारों को जबरदस्त बताया, लेकिन इसके बावजूद टाटा को सरकार की तरफ से कार मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस नहीं मिलता है। बेंज ने भी निराश होकर अपना ध्यान सिंगापुर की तरफ कर लिया, जहां से इंडिया ने सालों तक महंगी कारें खरीदी। आगे टाटा पैसेंजर कारें बनाती है, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। इसकी कहानी आगे है। इधर आज़ादी के बाद से ही सरकार और JRD टाटा के बीच एयर इंडिया को लेकर सालों से खींचतान चल रही थी। भारत सरकार एयर इंडिया को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। JRD टाटा भारत सरकार से मुआवजे की लड़ाई भी हारने लगे थे। वे चाहते थे कि एक मुआवजा समिति बनाई जाए जो यह फैसला करे कि एयर इंडिया के नेशनलाइज होने यानी सरकार के इसे अपने कब्जे में लेने पर टाटा समूह को कितना मुआवजा मिलेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे और उन्होंने संचार मंत्री बाबू जगजीवन राम को मुआवजा तय करने की जिम्मेदारी दे दी, लेकिन जगजीवन राम ने जो मुआवजा तय किया वो बहुत कम था। अंततः साल 1953 में सरकार ने एयर इंडिया को टाटा समूह से अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि नेहरू ने एयर इंडिया को चलाने का काम टाटा को ही सौंप दिया। एयर इंडिया उस समय दुनिया की सबसे अच्छी एयरलाइंस में से एक मानी जाती थी, लेकिन सरकार के नियंत्रण में जाने के बाद इसकी रैंकिंग गिर जाती है। साल 1956 में सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर एक रेजोल्यूशन लेकर आती है। इसमें इंडस्ट्रीज को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहली सरकारी, जिसमें रेलवे, सिविल एविएशन और रक्षा जैसे क्षेत्र शामिल थे। दूसरी निजी कंपनियां थीं और तीसरी वो निजी कंपनियां जिन्हें सरकार नेशनलाइज करने वाली थी, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज। इस नीति के तहत सरकार ने टाटा समूह की इंश्योरेंस कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। यह उस समय इंडिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी थी। इस तरह मात्र 4 साल के भीतर ही टाटाज की 3 बड़ी कंपनियां एयर इंडिया इंटरनेशनल और न्यू इंडिया एश्योरेंस सरकार के पास चली जाती हैं। सरकार की समाजवादी नीतियों की वजह से JRD टाटा को अपना पूरा कारोबार खतरे में लग रहा था। जिस सरकार से उन्हें उम्मीद थी कि देश की आजादी के बाद उन्हें उससे राहत मिलेगी। इसी बीच साल 1969 में सरकार मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट लेकर आती है, जिससे 20 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ वाली सारी कंपनियां इसके दायरे में आनी थी। उन सभी कंपनियों को मोनोपोली माना गया जिन्होंने अपनी मार्केट के 1/3 से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर रखा था। ये मोनोपोली कंपनीज क्या और कितना उत्पादन करेंगी और कहां इन्वेस्ट करेंगी, इस नए एक्ट के जरिए ये सब फैसले लेने का काम सरकार के हाथ में आ गया, प्राइवेट कंपनी से लेकर। इससे JRD टाटा बहुत निराश होते हैं, क्योंकि इस एक्ट के बाद टाटा समूह की अपनी कंपनी के बारे में स्वतंत्र फैसला लेने की पावर काफी हद तक चली गई। साल 1975 में जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द किया, तब JRD टाटा ने इंदिरा गांधी का समर्थन किया। यहाँ तक कि उन्हीं के वकील ने इंदिरा गांधी का केस लड़ा। इसके लिए उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ा। जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तब JRD टाटा ने इसका भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब तक इमरजेंसी देश में अनुशासन ला रही है, तब तक उन्हें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की पार्टी कांग्रेस चुनाव हार जाती है और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। मोरारजी देसाई और JRD टाटा के संबंध पहले से ही थोड़े जटिल थे, तो टाटा समूह की दिक्कतें बढ़ना लगभग तय था। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोरारजी देसाई ने सबसे पहले JRD टाटा को एटॉमिक एनर्जी कमीशन से हटा दिया और इसके बाद
पूर्व वायुसेना प्रमुख पीसी लाल को एयर इंडिया का भी हेड बना दिया और जेआरडी टाटा को उनकी द्वारा शुरू की गई कंपनी से ही निकाल दिया जाता है। जेआरडी टाटा इस सबसे बहुत आहत होते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि वो अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोरारजी देसाई की सरकार आने के बाद टाटा ग्रुप के साथ सब खराब ही हुआ। उस वक्त के उद्योग मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। उन्होंने टाटा के एसीसी सीमेंट कंपनी के विस्तार करने के आवेदन को मंजूरी दे दी, जिससे टाटा केमिकल्स और टाटा मोटर्स को सीमेंट बिजनेस में घुसने का मौका मिल गया। समूह ने टाटा इलेक्ट्रिक कंपनीज प्लांट की क्षमता बढ़ाने के लिए भी आवेदन किया था और इस आवेदन को भी मंजूरी दे दी गई। जॉर्ज फर्नांडिस ने एक बार जेआरडी टाटा को चाय पर भी बुलाया था। जेआरडी जानते थे कि फर्नांडिस बहुत सारी मौजूदा प्राइवेट कंपनियों को नेशनलाइज करना चाहते हैं और सारे ऑटो बिजनेसेस को भी उनको विलय करना चाहते हैं, जिसका मतलब था कि फर्नांडिस टाटा स्टील को भी नेशनलाइज करने की सोच रहे थे और वो चाहते थे कि जेआरडी इस नेशनलाइज कंपनी को हेड करें। हालांकि बाद में बहुत आलोचना के बाद सरकार ने अपने इस विचार को त्याग दिया। इस तरह टाटा ग्रुप पर आया हुआ संकट कुछ हद तक टल जाता है। इस समय तक टाटा के अलग अलग बिजनेसेस को स्वतंत्र रूप से चलाने वाले बहुत से लोग थे, जैसे टाटा केमिकल्स के दरबारी सेठ, टाटा स्टील के रूसी मोदी, टाटा मोटर्स के सुमंत मूलगांवकर और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के प्रमुख थे एफ.सी. कोहली और होटलों के व्यवसाय के प्रमुख थे अजीत किरकर। इसके अलावा टाटा इलेक्ट्रिक कंपनियों को चलाने वाले थे एच.एन. सेठना, एन.ए. सूनावाला और एस.ए. सबावाला। एमआरटीपी एक्ट के आने के बाद टाटा बिजनेसेस लिस्टेड कंपनीज में था, जिन्हें कभी भी पब्लिक मार्केट से खरीद सकती थी। साथ ही टाटा स्टील के शेयर भी टाटा से ज्यादा बिरलाज के पास थे, यानी वो कभी भी टाटा स्टील पर अपना क्लेम कर सकते थे। इसलिए जेआरडी टाटा ने अपने बिजनेस को मजबूत करने पर ध्यान दिया। समय के साथ जेआरडी टाटा की उम्र भी ढल रही थी, इसलिए टाटा ग्रुप में सबसे बड़ा सवाल उठने लगा कि जेआरडी टाटा का उत्तराधिकारी कौन होगा। इधर जेआरडी टाटा नुस्ली वाडिया को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। दरअसल जेआरडी टाटा की बहन की शादी दिन शाह मानिक जी पेटिट से हुई थी। पेटिट की बहन रतनबाई ने मोहम्मद अली जिन्ना से शादी की थी। जिन्ना और रतनबाई की बेटी डिना जिन्ना की शादी बॉम्बे डाइंग के चेयरमैन नेविले वाडिया से हुई थी। इन्हीं दोनों के बेटे थे नुस्ली वाडिया। हालांकि वाडिया ने यह कहकर टाटा समूह की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया कि वो वाडिया हैं और कभी भी टाटा नहीं बन पाएंगे। इसके बाद जेआरडी टाटा अपने परिवार में ही अपना उत्तराधिकारी ढूंढना शुरू कर देते हैं और इस तरह उनकी नजर पड़ती है रतन टाटा पर। रतन टाटा नवल टाटा के बेटे थे, वही नवल टाटा जिन्हें जमशेदजी टाटा के बेटे सर रतन टाटा की मौत के बाद उनकी पत्नी ने गोद लिया था और उन्हीं नवल टाटा के बेटे थे रतन टाटा। रतन टाटा साल 1981 से ही टाटा इंडस्ट्रीज संभाल रहे थे। जेआरडी को लगता था कि रतन टाटा को अभी और एक्सपोजर और एक्सपीरियंस की जरूरत है, लेकिन उनके पास समय नहीं था। जेआरडी टाटा के साथ साथ नेवल टाटा भी कारोबार संभालते रहे। जेआरडी की खुद की कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने नेवल टाटा के बेटे को ही अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। इस तरह साल 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी मिल जाती है। आगे साल 1991 से लेकर 2024 के अक्टूबर महीने तक टाटा ग्रुप ही नहीं बल्कि इंडियन बिजनेस की पूरी दुनिया में रतन टाटा छाए रहते हैं। एक ऐसे टाटा जिनकी कद्र हर वर्ग, हर जाति, विचारधारा के लोग करते रहे। इसलिए रतन टाटा की पूरी कहानी अगले एपिसोड में विस्तार से बताएंगे। फिलहाल टाटाज की हिस्ट्री का ये पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। जाने से पहले बात कॉइन स्विच की। कॉइन स्विच का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको टाटाज की हिस्ट्री पर हमारी बनाई ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल पर जाकर विजय माल्या, सुब्रतो रॉय से लेकर सत्यम घोटाले वाले, रामलिंगा राजू और तेलगी की वीडियोज भी देख सकते हैं। जल्द ही मेरे चैनल पर रतन टाटा की स्पेशल वीडियो आने वाली है, उसे लेकर हाजिर होऊंगा जल्द। बने रहिए इसी चैनल पर। नमस्कार।